हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिकल काइनेटिक्स यूनिट के। और इसमें स्पेशली हम बात करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। सो गाइस, ये रिएक्शन वैसे तो बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों को इसमें इंट्रोड्यूशन करने में दिक्कत होती है। जस्ट बिकॉज हम लोग इसको डेरिवेट करने वाले हैं कि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को कैसे डेरिवेट कर सकते हैं, उनके हाफ लाइफ क्या होती है, इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। सो गाइज, लेट स्टार्ट। सपोज गाइज यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट सपोज गाइस यहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट ए है जो कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट पी देता है। यहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट ए है जो कुछ सर्टेन टाइम बाद प्रोडक्ट पी देता है। तो अगर इसकी रेट लिखने की बात की जाए तो रेट इज इक्वल टू होगा के ए टू द पावर ज़ीरो। मैंने ये कहाँ से लिखा, ये समझने की कोशिश करी। रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर ज़ीरो कहाँ से आया गाइस? चूँकि ये रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर है तो इनके पावर में ज़ीरो हो जाएगा। और ये के क्यों है? क्योंकि हमको पता है जब भी हम रेट लिखते हैं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। और जब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, देन जब हम क्या प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो वहाँ पे एक रेट कांस्टेंट आ जाता है। दैट्स वाई ये के क्या है, एक रेट कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को रिप्लेस करने के बाद से यहाँ पे आया है। ठीक है, तो एक रिएक्टेंट सपोज करिए आप, एक रिएक्टेंट ए है जो कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट पी देता है। अगर हमको रेट लिखनी है तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के ए टू द पावर ज़ीरो। ज़ीरो क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ऑर्डर कैसा है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर हम बात करें दूसरे टाइप की रेट लिखने की, सपोज इसको आप मान लीजिए पहले इक्वेशन नंबर 1। तो अगर एक रेट को पता है दो तरीक़ों से लिखा जाता है, तो आप एक तरीके से और रेट लिख सकते हैं। पहला ये आपका कैसा रेट हो गया, ये रेट हो गया रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक होता है हमारा डिफरेंशियल रेट, एक होता है हमारा डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट क्या होता है? डिफरेंशियल रेट को हम लोग गाइस जानते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट। डिफरेंशियल रेट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। और व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट गाइस? एक्चुअली रेट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप उनका होता है एवरेज रेट एंड सेकेंड टाइप होता है उनका इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट किसी सर्टेन या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उनका टाइम पीरियड नहीं है गाइस, किसी इंस्टेंट टाइम के लिए वहाँ पे निकाला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि 10 टू 15 सेकंड के बीच आप इसका रेट बताइए या फिर 16 टू 18 सेकंड के बीच इसका रेट बताइए। ये तो हमारा एवरेज रेट हो गया। लेकिन जब बात आती है हमको इंस्टेंटेनियस रेट ड्राइव करने की या डिस्क्राइब करने की, तो वहाँ पे हम किसी सर्टेन या पर्टिकुलर टाइम पीरियड की डिस्कशन करते हैं। वो किसी एक सर्टेन इंस्टेंट टाइम पे वो रेट निकाला जाता है। तो उनको लिखने के लिए डिफरेंशियल रेट भी हम एक तरीके से लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल रेट लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रेट इज इक्वल टू डी ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी। ये जो होता है ये भी रेट को लिखने का एक अंदर तरीका होता है जिसे हम डिफरेंशियल रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट भी कहते हैं। इसको गाइस मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आपको गाइस पता है कि ये भी रेट को डिटरमाइन कर रहा है, ये भी रेट को डिटरमाइन कर रहा है, यानी दोनों तो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों रेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ना, अगर ये जो है इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, जब दोनों रेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं ना कि इक्वेशन एक जो है इक्वेशन 2 के बराबर है। देन अभी हम इसको बराबर करके लेते हैं। देन ये हो गया डी ए अपॉन जी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर ज़ीरो। गाइस यहाँ पे मैं लगाऊंगी माइनस का सिंबल। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया, माइनस क्यों आ गया, वहाँ माइनस कहाँ से आ गया? क्योंकि गाइस ये रिएक्शन जो है, जो हम यहाँ रेट लिख रहे हैं, वो रेट किसके टर्म में लिख रहे हैं? हम रिएक्टेंट के। और आप जानते हैं रिएक्टेंट कैसा होता है, रिएक्टेंट हमेशा निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है जब भी कोई रिएक्शन कराई जाती है तो उसमें रिएक्टेंट क्या रेट, अगर आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या पढ़ा जाता है हमने? रेट ऑफ रिएक्शन हमको ये बताता है बेसिकली कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। या फिर इसी भाषा को क्लियरली समझने के इसका और अनदर डिफिनेशन ये होता है कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन्स कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है किसका, रिएक्टेंट का। और जब कोई चीज़ डिक्रीज करेगी तो उसका सिंबल कैसा होगा, नेगेटिव का। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट किया है। सो गाइज यहाँ पे मेरा ये इक्वेशन जो सेकंड था वो इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल ही हमको ये शो कर रहा है। अब ए वाली वैल्यू को मैं यहाँ भेज देती हूँ, तो ये हो गया डी ए अपॉन ए टू द पावर ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा तो माइनस के साथ ही चला जाएगा के डी टी। ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख इनका हम करते हैं। अब यहीं पे मेन टर्म आता है सर, यहीं पे मेन टर्म ये होता है, यहीं पे आपको करना होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब यहाँ पे आपको करना होता है क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब यहाँ पे आपको नोट करना होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ?
अब इनका हमको इंटीग्रेटेड रेट और लिखने के लिए फर्स्टली हमको करना क्या होगा, इंटीग्रेशन। बहुत बच्चों को तो इंटीग्रेशन आता नहीं है, बट आई गारंटेड ये इंटीग्रेशन इतना ईजी होता है ना गाइज, ये आपको एक टाइम देखने से ही एक क्लियरिटी हो जाएगी कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है गाइज, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंटीग्रेशन होता कैसे है। सो गाइज हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे, पर गाइज यहाँ पे एक चीज़ और है, आप इसको अभी और भी तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डी ए अपॉन ए टू द पावर जीरो, ए टू द पावर जीरो इन द सेंस कि यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ये भी लिखा जा सकता है गाइज। ये मैंने क्यों लिखा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाइस ध्यान दीजिए कि डी ए अपॉन ए टू द पावर जीरो, तो ए टू द पावर जीरो इन द सेंस यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो है, तो इस जीरो की वैल्यू को क्या कर देगा हम लोग, इस जीरो की वैल्यू को हटा देंगे, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली ये आ जाएगा हमारा डेबिट। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। फर्स्टली आपको पता है कि जैसे प्लस का सिंबल ये होता है, माइनस का सिंबल ये होता है, मल्टीप्लिकेशन का ये होता है, डिवीजन का ये होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन का भी सिंबल ये होता है। ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन, हमको इंटीग्रेटेड रेट ऑल लिखना है, तो ये इंटीग्रेशन करेंगे इनका। इंटीग्रेशन करने से पहले आपको गाइस एक और इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ कि इंटीग्रेशन हमेशा दो वैल्यू के बीच में की जाती है। जो वैल्यू ऊपर रखी जाती है उन्हें हम अपर वैल्यू कहते हैं, और जो वैल्यू नीचे रखी जाती है उन्हें जो वैल्यू नीचे रखते हैं उनको हम लोग लोअर वैल्यू कहते हैं। इसको अनदर इंटीग्रेटेड लैंग्वेज में इनको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो हमेशा जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है तो किसी दो टर्म के बीच किया जाता है, दो कंसिडरेबल टर्म के बीच किया जाता है। तो अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो हमको फाइनल से इनिशियल के बीच करना होगा। अगर ये मेरी कोई रिएक्टेंट फाइनल रिएक्टेंट है वो टी, अगर ये कोई मेरा फाइनल रिएक्टेंट है वो इनिशियली कितना बचा, या फिर अगर कोई मेरा इनिशियल है रिएक्टेंट तो फाइनल यहाँ पे कितना बचा। मतलब इन द सेंस कभी भी इंटीग्रेशन दो टर्म के बीच की जाती है। अगर ये मेरी फाइनल वैल्यू थी तो इनिशियली कितनी है, अगर मेरी इनिशियली वैल्यू है तो फाइनल कितनी होती है, हमेशा दो टर्म के बीच ही इंटीग्रेशन किया जाता है। तो हमारा इनिशियल वैल्यू जो था वो फाइनली कितना बचा। और टाइम की बात करें तो हमेशा जीरो से टी टाइम पे करते हैं। जीरो से टी टाइम पे क्यों, आपको पता है गाइस, अगर इस वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं तो इनिशियली रिएक्टेंट क्या होगा, इनिशियली रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बनाएगा, इनिशियली रिएक्टेंट जीरो प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों जीरो प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि टाइम जीरो है ना। जीरो टाइम पे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो पाएगा नहीं, तो कोई टाइम हुआ ही नहीं, रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा। तो अगर इन दोनों वैल्यू को हम लेते हैं, टाइम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, जीरो से टी तक, और जो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे उसमें रिएक्टेंट का कंसिडरेशन कहाँ से लेंगे, ए नॉट से ए तक। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे ए नॉट टू ए के बीच में किसका, डी ए कहाँ से आएगा गाइस, मैंने इसको सॉल्व किया और ये वैल्यू पुट हुई और इस वैल्यू को यहाँ रख के इनका इंटीग्रेशन करें इज इक्वल टू माइनस जीरो से टी तक के बाहर हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी टी का। देन अब देखिए यहाँ पे आपको नया टर्म मिलता है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। डी ए, यहाँ पे डी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनका इंटीग्रेशन जो होता है गाइस वो हो जाता है ए, क्योंकि डी ए कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है यहाँ पे, तो उसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पे इनका डी ए का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, कहाँ से कहाँ तक, ए नॉट से ए तक इज इक्वल टू, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि के कांस्टेंट, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं किया जाएगा, ये बाहर रहेगा। और इनका डी टी का जो ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो डी टी का हमेशा इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है। टी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी के बीच। जब आप, और यहाँ पे नया टर्म आता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ये जो दो वैल्यू मिलते हैं हमको, पहले ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग कहते हैं अपर लिमिट और नीचे वाले वैल्यू को हम कहते हैं लोअर लिमिट। तो एक बार अपर लिमिट का इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, एक बार लोअर लिमिट का इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो देन हम ये करते हैं, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे इकाई में तो क्या हो जाएगा, इकाई में मल्टीप्लाई अगर आपको करना हो तो यहाँ पे आपको बहुत ईजिली आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हो जाएगा ए इकाई में करेंगे तो ए हो गया माइनस ए का इसमें ए नॉट, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के, यहाँ क्या हो जाएगा टी माइनस ज़ीरो। तो इसको और सॉल्व करते हैं, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी। और गाइस ये रहा हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा क्या रहा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके हम हाफ लाइफ को कंसिडर भी कर सकते हैं, इसकी हाफ लाइफ निकालना भी बहुत ईजी होता है। हम इसके हाफ लाइफ को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसकी हाफ लाइफ निकालनी हो, हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हाफ लाइफ इसी फॉर्मूले पर रखना होगा। आप जानते हैं ए इज इक्वल टू क्या हमको रखना होगा, ए नॉट बाई टू, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ तो जितना रिएक्टेंट का इनिशियली जितना कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का जो फाइनल कंसंट्रेशन ए है, मान लीजिए कोई रिएक्शन ए है तो टी हाफ पे कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई टू इनिशियल का हाफ हो जाएगा। और टी अगर वो क्या है, टी क्या है, टी इज इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ निकालना है तो आधे टाइम पे के लिए ही किया जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला रखते हैं, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू क्या,
के टी। अब ये हाफ लाइफ के लिए तो ए क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या है, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, तो ये नॉट ही रहेगा, ये क्या होगा, टी की जगह टी हाफ हो जाएगा। तो टी इस वाले टर्म को यहाँ भेजते हैं, के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस क्या, ए नॉट अपॉन 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको पहले देखना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये वैल्यू आई। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 तो ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2। इसको और सॉल्व करते हैं हम, ये हो गया, इसको इस वैल्यू को यहाँ भेजते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के, और ये हमारा रहा हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो गाइस ये रहा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन और ये रही उसकी हाफ लाइफ। मतलब ये हमारा पूरा क्या रहा, एक डेरिवेशन रहा। ये स्पेशली डेरिवेशन गाइस जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन काफ़ी इजी होता है, इसको करना बहुत इजी होता है। और इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये जो हमारा है ये मेन फॉर्मूला है। आपको ये कब अप्लाई करना है, ये आपको तब अप्लाई करना है जब आपको फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच या तो के की वैल्यू निकालनी हो या तो टी की वैल्यू। जब आपको टी की वैल्यू निकालनी हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर टी हाफ निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको टी हाफ नहीं, किसी सर्टेन टी इक्वल टू 20 सेकंड, 90 सेकंड, 50 सेकंड पे निकालनी हो तो इस फॉर्मूले को आप बहुत ही इसलिए किसी भी न्यूमेरिकल को डिवाइड कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अपने न्यू वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। बाय।